अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में देर रात अब बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला, जहां आपको बता दें कि 19 आईएएस तो वहीं 10 पीसीएस अधिकारियों के तबादलों से हलचल मच गई है। जानकारी यह भी देते चले कि सदन बंसल बने हैं सचिव नियोजन, तो वहीं आशीष चौहान बने डीएम देहरादून। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते चले कि आनंद स्वरूप को गढ़वाल का मंडलायुक्त की जिम्मेदारी को सौंपा गया है, तो वहीं नगर निगम देहरादून में भी बड़ा अफसरशाही में फेरबदल देखने को मिला, और जहां सरकार के तबादलों से प्रशासन में तेजी के संकेत आप देखने को मिल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देहरादून में बीते शनिवार को रात उत्तराखंड सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 19 आईएएस तो वहीं 10 पीसीएस के अधिकारियों के तबादले किए हैं। देर रात जारी ट्रांसफर लिस्ट के बाद सचिवालय से लेकर जिलों तक हलचल तेज हो गई, तो वहीं देहरादून के जो डीएम सविन बंसल है उनको अब सचिव नियोजन बनाया गया है, जबकि आशीष चौहान को नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। आनंद स्वरूप को गढ़वाल का मंडलायुक्त तो वहीं विनय शंकर पांडे को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा व नागरिक उड्डयन विभाग की जिम्मेदारी को सौंपा गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। उनका यह दौरा 28 मई की शाम देहरादून के पहुंचने से शुरू होगा, जहां आपको बता दें कि 30 मई को वे दिल्ली वापसी के साथ समाप्त होगा। तो वहीं इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के संगठन पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई, और जिसमें दौरे के कार्यक्रम की रूपरेखा को भी तय किया गया है। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी कार्यक्रमों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद को बढ़ाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई। देहरादून में पत्रकारों और मीडिया के लिए आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ने के बाद अब उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान सामने आया है, और जहां उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका कथित बयान वायरल होने के बाद पत्रकार संगठनों और मीडिया जगत में नाराजगी देखने को मिली। तो वहीं बढ़ते विरोध के बीच मंत्री ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि यदि उनके बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो वह खेद व्यक्त करते हैं, और इससे पहले भी उनके बयान कई बार विवादों में रह चुके हैं। लागत से ओपन जिम का कि आज 9 करोड़ की लागत से सीवर योजना तो 19,35,000 की लागत से ओपन जिम का शिलान्यास मेरे द्वारा यहाँ पर किया गया है। यहाँ के क्षेत्रवासियों की बहुत लंबे समय से मांग थी कि इस क्षेत्र में सीवर लाइन होनी चाहिए। इस सीवर लाइन के पड़ने के बाद 1000 से अधिक लोगों, परिवारों को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारी सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम करती है, और यहाँ की जनता की मांग थी वो आज पूरी हुई है। शीघ्र ये काम पूरा होगा, और इस अवसर पर कुछ और समस्याएं क्षेत्र की जनता ने मुझसे बताई हैं, इससे उनका भी निराकरण करेंगे। अब खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड के पर्यटन, सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने सोहम हिमालयन सेंटर का दौरा कर वहां की स्थित संग्रहालय का निरीक्षण किया। उन्होंने संग्रहालय में प्रदर्शित उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, दुर्लभ कॉइन कलेक्शन तो वहीं वेस्ट मटेरियल से बनी कलाकृतियों की भी सराहना की, और इसे अल्फा 2 ओमेगा के उत्तराखंड का अनूठा संग्रह भी बताया। तो वहीं मंत्री ने संस्थापक समीर शुक्ला और डॉक्टर कविता शुक्ला के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केंद्र नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का बेहद ही सराहनीय कार्य है। तो वहीं उन्होंने कहा कि सरकार होम स्टे योजना, तो वहीं स्टार गेजिंग और बर्ड वॉचिंग जैसे पर्यटन मॉडल को बढ़ावा दे रही है, जहां होम स्टे में भी कमरों की संख्या 6 से बढ़ाकर 8 करने की अपील की गई। तो वहीं आपको बताते चले कि सतपाल महाराज ने मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जल्द ही कार्रवाई की बात कही है। तो साथ ही साथ मसूरी में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए भी वैकल्पिक मार्गों और रिंग रोड की परियोजना पर काम लगातार जारी रहेगा। उनका कहना है कि जॉर्ज एवरेस्ट क्षेत्र में विकसित कर वहां थिएटर और आर्ट गैलरी बनाई जाएगी, ताकि सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित किया जा सके। ये जो अपनी प्योर गोल्ड की ज्वेलरी के डाई के आइडिया, ये सब पूरे करकट से बेसिक का लोहा बचता है, इससे जिनके बर्ड हाउसेस बन गए हैं। हाँ ऐसा
मैं आ रहा हूँ। बता दें। आप थोड़ा उधर सर, आप उधर तरफ जाइए। आप इससे काम करना फिर बढ़िया। मुझे सोहम हिमालयन सेंटर को देखने का मौका मिला और यहाँ उत्तराखंड की विरासत जो है वो सजाई हुई है। अल्फा टू ओमेगा उत्तराखंड के बारे में सारा कुछ देखने को यहाँ मिला, जिसमें बहुत सी चीज़ें यहाँ इकट्ठा की हुई हैं और इससे हमारी बहुत जो हमारी रिच कल्चर है उसकी जो है हमें यहाँ पर प्रमाण मिलता है। इसके साथ साथ मैं शुक्ला जी को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और इससे लोगों की बहुत ज्ञान वृद्धि होती है और लोगों की रुचि भी होती है। इसके साथ साथ जो मैंने उनका कॉइन कलेक्शन देखा है बड़ा अद्भुत है और जिसमें हमारे फर्स्ट डे कवर्स भी हैं, तो बड़ा अच्छा वो एक मैं समझता हूँ कि फिलेटली के अंदर बहुत अच्छा एक प्रयास है। कॉइन्स का मैंने देखा, वो भी बड़ा अच्छा प्रयास है और बहुत सी पूजा की चीजें, जड़ी बूटियां रखी हैं, तो सभी कुछ उत्तराखंड का यहाँ देखने को मिलता है। हम लोगों को कृतार्थ किया कि उन्होंने पूरी चीज़ को देखने के लिए इतनी जल्दी अपनी बात को पूरा किया। तो उन्होंने महाराज जी का जो अपना एक्सपोजर है टूरिज्म को लेकर के उसको सभी लोग जानते हैं और उन्होंने जिस गंभीरता से और जिस गहनता से पूरी चीज़ को देखा और एक एक सब्जेक्ट को जो लिया है और उन्होंने जिस ढंग से अप्रिशिएट किया है हमारे 30 साल के काम को, उसके लिए हम उनके थैंकफुल हैं। और साथ साथ जो अच्छी बात ये लगी कि इस पूरी चीज़ को देखने के बाद में उन्होंने एक उम्मीद दी है हमको कि इस तरीके का काम जो संस्कृति पे हो रहा है उसको हमारा विभाग, हमारा मंत्रालय सपोर्ट करे। खबर देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन की पहल नंदा सुनंदा में अब 15वें संस्करण के तहत 39 जरूरतमंद बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस अवसर पर कुल 12.98 लाख रुपए के चेक वितरित किए गए और जहां कार्यक्रम में जिलाधिकारी सविन बंसल ने छात्रों को सहायता राशि सौंपी, तो वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक 175 बालिकाओं को लगभग 57 लाख रुपए की मदद की जा चुकी है। जहां कार्यक्रम में कई छात्रों ने आर्थिक कठिनाइयों और पारिवारिक संघर्षों के बावजूद पढ़ाई जारी रखने के अपने अनुभव को भी साझा किया, तो वहीं डीएम ने कहा कि यह पहल बेटियों को शिक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। तो आपको बताते चले कि नंदा सुनंदा योजना के चलते 39 बेटियों को सहायता की गई है और जहां डीएम सविन बंसल की ओर से इनकी हौसला अफजाई की गई, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि अब तक 175 बालिकाओं की 57 लाख रुपए की मदद इस योजना के तहत अभी तक की जा चुकी है। जहां जिस तरीके से बेटियों की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि वे आर्थिक बोझ के तले अपनी पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं और इसी के चलते इस योजना को लेकर बेहद ही मदद, इनको आर्थिक मदद जो है वो मिली है। और जहां डीएम सविन बंसल की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि आगे भी नंदा सुनंदा योजना के तहत इसी तरीके से बालिकाओं की मदद जारी रहेगी। तो वहीं आपको बताते चले कि यह पहली बार नहीं है कि जब नंदा सुनंदा योजना के चलते बेटियों को आर्थिक मदद की गई हो, बल्कि प्रदेश भर में काफी समय से यह योजना चलाई जा रही है और जिसके तहत बालिकाओं की मदद की जाती है। जहां आर्थिक बोझ के चलते जो बालिकाएं अपनी शिक्षा को पूरा नहीं कर पाती हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत मदद की जाती है ताकि वे आर्थिक बोझ के कारण अपनी शिक्षा को बीच में ना रोकें और साथ ही साथ अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएं। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि नंदा सुनंदा योजना के चलते प्रदेश भर में तमाम बालिकाओं की शिक्षा में सुधार हुआ है। प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा लास्ट ईयर बिगनिंग में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो ऐसी डिसएडवांटेज बालिकाएं जिनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, या तो उनके पेरेंट्स नहीं रहे या सिंगल मदर हो गई या ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए फादर या बोथ पेरेंट्स, पूरा परिवार क्रिपल हो गया, कोई इनकम सोर्स नहीं रहा और जो लाइवलीहुड है वो एक तरह से इट फेल अपार्ट। सो उस वजह से बच्चों की शिक्षा रुक गई।
सो हमारी जो वास्तविक जीवन की देवियां हैं वो ऐसी बालिकाएं ही हैं कि जिनको अगर हम कुछ असिस्ट कर सकें उनको सशक्त करने में, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट टीम ने ये माना कि उससे हमारी देवी की स्तुति मानी जाएगी। इस वजह से इसका प्रोजेक्ट का नाम नंदा सुनंदा दिया गया। खबर मसूरी से है, जहां देहरादून विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई करते हुए हरभजवाला और शिमला के बाईपास क्षेत्र में कई व्यावसायिक निर्माण सील कर दिए हैं। जहां आपको बताते चले कि हरभजवाला में अशरफ अली की 6 दुकानें, तो वहीं तेलपुर चौक के पास भी आभास कुबेर चंद की जो है 9 कमरों को निर्माण कर पर उनकी सील लगा दी गई है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि प्राधिकरण के अनुसार दोनों निर्माण बिना स्वीकृति के मानचित्र के किए गए थे और जहां नोटिस के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर इस सीलिंग की कार्रवाई को किया गया है। तो वहीं एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी का कहना है कि आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब खबर डोईवाला से है, जहां दुदली के क्षेत्र में स्थित नागल ज्वालापुर में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक से भीषण आग लग गई और जहां जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी और जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। और जहां स्थानीय लोगों ने दुकान से धुआं उठता देख तुरंत ही दुकान मालिक राजकुमार को इसकी सूचना दी थी। तो वहीं मौके पर पहुंचने और ग्रामीणों की मदद से शटर खोलकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन आग तेजी से फैल चुकी थी। जहां सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। तो वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पा लिया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा सारा फर्नीचर, मशीनें और अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में रामनगर पुलिस ने हत्या के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और जहां 22 मई को महिला सुमन देवी की कोतवाली रामनगर में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि युवक होशियार सिंह भंडारी, दर्शन जोशी, कमल भट्ट और विशाल के साथ साथ कुछ ठेकेदारों ने उनके पति का अपहरण कर मारपीट और हत्या की थी। और जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी मनोज कतियाल को शीघ्र ही खुलासे के निर्देश दिए गए और जहां पुलिस टीम ने घटनास्थल व आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, तो वहीं गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए और जहां जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर होशियार सिंह और विशाल सैनी की संलिप्तता सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मार्च 2026 को वादिनी श्रीमती सुमन के द्वारा थाना रामनगर में तहरीर देकर के बताया गया कि उनके पति की होशियार सिंह भंडारी सहित अन्य व्यक्तियों ने अपहरण, मारपीट व गाली गलौज करके उनकी हत्या कारित कर दी है। क्योंकि घटना काफी गंभीर थी, इसमें तत्काल एसएसपी महोदय के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया और इसमें ठोस सुराग रसी, पता रसी और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें हम लोगों ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक होशियार सिंह भंडारी और एक विशाल सैनी है। इसके अलावा अभी शेष अभियुक्तों की संलिप्तता इसमें विवेचना उसके संबंध में की जा रही है और ठोस साक्ष्य संकलन इसमें किया जा रहा है और बाकी घटना में प्रयुक्त जो वाहन है उसकी भी तलाश जारी है और इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी हम लोग खंगाल रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।